हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के सेशन का एजेंडा है, हम लोग देखेंगे कि लिनक्स पर्टिकुलरली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं अगर हम साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें, या फिर तुम लोगों को पता भी होगा कि लिनक्स ही है जो वाइडली मोस्ट ऑफ द गैजेट्स में एम्बेडेड है। ठीक है, आपका एंड्रॉयड भी जो है वो लिनक्स कर्नल बेस्ड पे डिज़ाइन है। जितने राउटर्स होते हैं, जितने स्विचेस होते हैं, हब होता है, उन सब में भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। इवन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मोस्ट ऑफ द 90% कंपनीज के जो सर्वर्स होते हैं वो भी लिनक्स पे रन करते हैं। तो आज थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि लिनक्स ही पर्टिकुलरली क्यों, इसका ओरिजिन कैसा है, आर्किटेक्चर कैसा है, और फिर ये देखेंगे कि लिनक्स में क्या एडवांटेजेस हैं, और फिर थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे। सो बेसिकली लिनक्स का ओरिजिन अगर हम बात करें तो मिनिक्स से आया। मिनिक्स एक ओपन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि एंड्रयू ने लिखा था सी लैंग्वेज में, पर्टिकुलरली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि 12,000 लाइन्स ऑफ कोड का था। तो मिनिक्स जो था वो ओपन सोर्स था, इसलिए उस समय ये काफ़ी नई बात थी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाना, जहाँ पे अदर कंपनीज जो हैं वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं ला रहे थे, वो ज़्यादातर उनके ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे वो पेड थे। फिर 25 अगस्त 1991 में पहली बार लिनक्स कर्नल को लिखा गया सी लैंग्वेज में बाय लिनस टोवार्ड्स। एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट था जो कि अपनी रिसर्च कर रहा था, और रिसर्च प्रोजेक्ट में इसने फिर लिनक्स कर्नल को पूरा फिनिश अप किया था। इसकी जो लेकिन फंक्शनैलिटी थी उससे पहले यूनिक्स मार्केट में आ चुका था, तो काफ़ी कुछ जो लिनक्स था वो यूनिक्स से सिमिलर था। तो बाद में लिनक्स कर्नल से इंस्पायर्ड हो गई, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट था। उसका जो कमांड यूजर इंटरफेस था वो भी काफ़ी इंटरेक्टिव था उस टाइम के हिसाब से। और फिर मिनिक्स का रिप्लेसमेंट करके लिनस टोवार्ड्स ने जो फिर डेवलप किया, वो मिनिक्स और यूनिक्स कर्नल को मिला के लिनक्स का डेवलपमेंट किया। तो यहाँ से ओरिजिन है, लिनक्स का दो ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो कि मिनिक्स था और यूनिक्स था। मिनिक्स जो था वो इस तरह का कुछ उसका इंटरफेस था। ये मिनिक्स रिलीज 3 वर्जन का है, जो रिलीज 1 का भी है वो भी। इस तरह से इसका इंटरफेस था उस टाइम पे, और ये हमारा यूनिक्स का इंटरफेस था। तो इन दोनों को मर्ज अप करके हमारा जो क्रिएट हुआ वो लिनक्स क्रिएट हुआ। लिनक्स तुम बेसिकली ऐसे कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड विद अ लिनक्स कर्नल विद सपोर्टिंग फाइल्स एंड लाइब्रेरीज। तो प्रेजेंटली हम लोग लिनक्स जैसे लिनक्स ओएस में देखते हैं, उबुंटू में देखते हैं, तो ओवर 600 डिस्ट्रोज है लिनक्स के। ठीक है, जब हम डिस्ट्रोज की बात करते हैं तो मीन ये मतलब होता है कि जो बेसिक कर्नल है वो लिनक्स का कर्नल है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसमें कर्नल के ऊपर जो भी हमने इंस्टॉल किया है वो थोड़ा सा सिमिलर होगा लिनक्स के, बट वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होगा किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए। जैसे ओ पैरेट ओएस है तो वो मेनली सिक्योरिटी एडिशन अगर हम देखते तो उसको कहते हैं कि सिक्योरिटी एडिशन, जिसमें प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आती है, साइबर फोरेंसिक्स के और साइबर सिक्योरिटी के एप्लीकेशंस आती है। तो ये एक डिस्ट्रो हो गया लिनक्स का। ऐसे ही लिनक्स के 600 से ज़्यादा ही इस समय डिस्ट्रो, तो 500 ऐसे जो एक्टिव डेवलपमेंट में है। मतलब अराउंड 100 ऐसे हैं जो कि अब आउटडेटेड हो चुके हैं, बट 500 अभी भी डेवलपमेंट में है। जिसमें सबसे जो पॉपुलर है वो आर्च लिनक्स है, डेबियन है, फेडोरा है, लिनक्स मिंट है, मंजारो है, एंड उबुंटू है। तो ये सारे शायद आप लोगों ने सभी के नाम सुने होंगे। यहाँ से लिनक्स का ओरिजिन हुआ। फिर अब बात करते हैं कि लिनक्स का आर्किटेक्चर कैसा होता है। तो अगर हम लोग पर्टिकुलरली देखें तो ये जो हमारा आर्किटेक्चर है पूरा लिनक्स का, इसमें जो हार्डवेयर है ये हमारा कोर होता है। कोर इट मीन्स ये वो चीज़ें हैंडल करता है, जैसे रैम हो गया, आपका हार्ड डिस्क हो गया, कार्ड रीडर्स हो गए, आपके वाईफाई कार्ड्स हो गए, आपके एनआईसी कार्ड्स हो गए। तो ये जो चीज़ें, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चिप है, जो भी हार्डवेयर है, इवन प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स आल्सो, whatever the hardware components that are currently present in the system, all comes under the hardware section, and it is the core of the Linux architecture. हार्डवेयर से ऊपर की जो लेयर होती है, जिसको हम अपने सिस्टम की सबसे लास्ट लेयर बोलते हैं, बट हार्डवेयर के बाद की जो लेयर होती है वो कर्नल होता है। कर्नल क्या करता है कि जो भी यूजर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यूजर जो भी एप्लीकेशन में इंस्ट्रक्शंस देगा उसको कन्वर्ट करता है बिट्स के फॉर्म में
वो बिट्स के फॉर्म में इस तरह से कन्वर्जन होता है ताकि वो हार्डवेयर अंडरस्टैंड कर पाए। सो ये बेसिकली कन्वर्जन का काम करता है, कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। बिकॉज अगर तुम्हारे पास कर्नल नहीं होगा तो तुम एक पर्टिकुलर लैपटॉप में अगर नेट बायोस से तुम्हारा कर्नल नहीं इंस्टॉल्ड है तो आप कैसे उसे ऑपरेट करेंगे? आप तो पर्टिकुलर उसको अगर आप कीबोर्ड की कीज ऐसे भी यूज करेंगे तो कोई कम्युनिकेशन उसमें क्रिएट नहीं होगा, कोई प्रोसेस जो है वो रन नहीं करेगा, बिकॉज उसमें कुछ रन कोई उस सिग्नल को, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आप क्रिएट कर रहे हैं बाय प्रेसिंग बटन्स और moving the mouse cursor, those electronic signals aren't gonna converted in form of the digital signals. So उसके लिए कर्नल होता है। कर्नल की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जितना भी है रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। ये रिसोर्स मैनेजमेंट करता है कि किस प्रोसेस को कितना रिसोर्स चाहिए, वो पूरे हार्डवेयर में से ये एलोकेट करता है। ये मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है। जैसे हमने अगर देखा था पैरेट ओएस के इंस्टॉलेशन के टाइम पे कि जो पैरेट ओएस है अगर हम उसको 20 GB एलोकेट कर देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन जो है वो कर्नल ने प्रोसेस किया कि हार्डवेयर की जो भी अगर 1 TB की हार्ड डिस्क है तो इसमें से 20 GB जो है कर्नल बोलेगा हार्डवेयर को कि इतना आपको रिजर्व रखना है जो कि पैरेट के लिए। तो ये जो चीजें हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इवन शेड्यूलिंग्स भी। ये जो है ये सबसे मेन चीज है, एक तरह से आप कह सकते हो कि सबसे स्पेशलाइज्ड चीज है लिनक्स आर्किटेक्चर की, क्योंकि इसको इस तरह से कोड किया गया है कि बहुत ही यू नो स्मूथ एक्सपीरियंस देता है यूजर को कि वेदर यू आर रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशन एट द सेम टाइम बट स्टिल आपको ये एक ऐसा फील देगा कि एक ही एप्लीकेशन पर्टिकुलर एक पूरा हार्ड डिस्क यूज कर रहा है, पूरा रैम यूज कर रहा है प्रोसेस होने के लिए। बट जो शेड्यूलिंग का स्ट्रक्चर है ये भी कर्नल क्रिएट करता है। मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ रन कर रही होती हैं बट वो इस तरह से शेड्यूल्स होती हैं कि आपको वो ग्लिच और बीच में वो कन्वर्जन्स पता नहीं चलते हैं। देन उसके बाद हमारे जो कर्नल के बाद की जो लेयर होती है ये शेल होता है। सो शेल वो लेयर होती है कि जो भी कमांड्स यूजर देता है एप्लीकेशन के थ्रू उसको ये कर्नल फॉर्म में चेंज करता है, कर्नल को अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बनाने के लिए। जैसे हम जो कमांड शेल में आएंगे वो HLL में आएंगे, हाई लेवल लैंग्वेज में आएंगे, उसको फिर ये लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और शेल ये कन्वर्जन का काम करता है। फिर ये कर्नल को पास ऑन करता है, जब ये कर्नल को पास ऑन करता है तो फिर वो आगे फर्दर कन्वर्ट करके आपका हार्डवेयर को इन्फॉर्म करेगा कि यूजर ये डिमांड कर रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो शेल में होती हैं। और शेल ही है जहाँ से एक तरह से आप कह सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन यूजर के और कर्नल के बीच का एक इंटरफेस है जो शेल ही है, जो कि सारे इंस्ट्रक्शन हैंड आउट करता है। इवन अगर कोई फाइल रीडिंग का है, फाइल अपडेट कर रहे हो, राइट कर रहे हो, तो वो सारी चीजें भी शेल कमांड से कंडक्ट होती हैं। उसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन लेयर। सो एप्लीकेशन लेयर वो होती है जहाँ पे हमारी एक्चुअल सर्विसेज रन कर रही होती है जिनसे यूजर इंटरफेस करता है, कंट्रोल करता है। जैसे ईमेल सर्विस हो गई, आपके ब्राउजर्स हो गए, ब्राउजर्स के बाद आपके जैसे गेम्स जो आप रन कर रहे हैं, और एडिटर्स हो गए, टेक्स्ट एडिटर्स हो गए, या फिर आप डिजाइनिंग टूल्स जो भी यूज कर रहे हैं। सो ये जो सारी चीजें होती हैं ये एप्लीकेशन होता है, यूजर इंटरफेस पे एप्लीकेशन होता है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर पे वर्क कर रहा होता है। तो इस लेयर से यूजर इंटरैक्ट करता है, यूजर यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देता है और ये जो इंस्ट्रक्शन ये फर्दर शेल में पास होते हैं। शेल कन्वर्ट करता है कर्नल को, फिर कर्नल उसको शेड्यूल करता है, रिसोर्स प्रोवाइड करता है, उसको मैनेज मेमोरी उसको कितना चाहिए प्रोसेस होने के लिए वो मेमोरी एलोकेट करता है, उसके शेड्यूलिंग्स करता है, इवन उसके आउटपुट्स भी हैंडल करता है, जो आउटपुट्स हार्डवेयर से आएंगे। इवन जब आप कीबोर्ड्स में भी टाइप करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स क्रिएट होते हैं उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्जन का भी काम कर्नल ही करता है। फिर वो शेल से वापस आपके एप्लीकेशन पे एडिटिंग पे यूजर इंटरफेस पे शो करेगा कि ठीक है तुमने ये जो कमांड्स है वो परफॉर्म किया और फिर वो शो अप करेगा। तो इस तरह से लिनक्स का आर्किटेक्चर होता है। और ये जो यूजर्स हैं ये आप एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है कि आप एक लिनक्स आर्किटेक्चर पे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसे तो यूजर्स जो होते हैं वो मेनली तीन तरह के होते हैं, रूट, रेगुलर एंड सर्विस। सो ये एप्लीकेशन लेयर पे मेनली वर्क करते हैं, ये उसके बाद वर्क नहीं करते हैं। सो ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे कि तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है या फिर इनका मतलब क्या है। सो ऐसे लिनक्स का आर्किटेक्चर होता है।
उसके बाद होता है लिनक्स के फीचर्स क्या क्या हैं। सो ये पोर्टेबल होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर, whether you are installing it in a Windows machine or whether you are installing it in any IBM machine. So ये हार्डवेयर के इंडिपेंडेंट होता है, मैटर नहीं करते कि किस टाइप का हार्डवेयर हो, ये सब पे इतना सा कंपैटिबिलिटी इतना अच्छा है, इतना पोर्टेबल है कि ये इजीली इंस्टॉल करके और एक जैसा स्मूथ एक्सपीरियंस देता है रन करने पे। ये ओपन सोर्स है, तो इसका जो अनलाइक विंडोज एंड मैक ओएस जो कि पेड आपके ओएस हैं, आपको इवन विंडोज के जेन्युइन ओएस के लिए भी आपको पे करना पड़ता है। लेकिन लिनक्स जो है ये फ्री है और ये कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट पे रहता है, तो हर दूसरे दिन ऑलमोस्ट अभी कल भी लिनक्स का न्यू डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च हुआ है, न्यू अपडेटेड डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च हुआ है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ। तो हर रोज लगभग सारे डिस्ट्रीब्यूशन के अपडेट फॉर्म्स आते रहते हैं, बिकॉज कम्युनिटी जो है वो अलग अलग लोग इस पे रिसर्च कर रहे होते हैं, वो लोग कोड करते हैं, वो लिनक्स को अपने सजेशंस देते हैं कि ये अगर वो सजेशन अप्रूवल होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, तो फिर उस हिसाब से आप अपने लिनक्स को कस्टमाइज करा सकते हो। इवन आप खुद भी कस्टमाइज कर सकते हैं, अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी है तो आप अपने लिनक्स को अपने हिसाब से पूरा कस्टमाइज करके उसकी कोडिंग चेंज करके आप यूज कर सकते हैं। ये मल्टी यूजर होता है, बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं सेम टाइम पे। मल्टी प्रोग्रामिंग इट मींस मल्टीपल एप्लीकेशंस कैन रन साइमल्टेनियसली इवन विदाउट एनी ऑफ द ग्लिच एंड सभी को जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, मेमोरी एलोकेशन है, वो बहुत ही प्रोफिशिएंटली एलोकेट होता है कर्नल से। सो इसीलिए ये लाइट वेट हम लोग कहते हैं, क्योंकि जिसका मैनेजमेंट का सिस्टम है, जिस तरह से कोड किया गया है, वो बहुत ही एफिशिएंट है। लिनक्स जो है वो हायरार्किकल सिस्टम फाइल सिस्टम यूज करता है, जैसे पहले तो रूट होता है, फिर उसमें यूजर्स होता है, यूजर के बाद और भी चीजें होती हैं, तो इस तरह से हायरार्किकल फाइल सिस्टम यूज करता है। अनलाइक जैसे विंडोज में आपका सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है, एफ ड्राइव होता है, लिनक्स में क्या होता है कि ये ट्रीज लाइक स्ट्रक्चर यूज करता है अपने फाइल सिस्टम के लिए, तो ये भी हम अभी फर्दर देखेंगे। फिर इसमें क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के पर्पज से लिनक्स जो है वो बहुत सेफ है। अगर आप नहीं इंस्टॉल करना चाहते एंटीवायरस तो भी ठीक है, तभी इसके पास काफी ज्यादा इस तरह से डिजाइन है कि आपको पर्टिकुलरली सिक्योरिटी की एंटीवायरस की नीड नहीं है। और पासवर्ड प्रोटेक्शंस ऑलरेडी बहुत अच्छे होते हैं, जो कि अगर आपको रूट यूजर में जाना है, सबसे अच्छी बात जो होती है इसमें हाई एक्सेस कंट्रोल होता है। इट मींस अगर मल्टीपल यूजर्स रन कर रहे हैं, यूजर वन यूजर टू, और आप चाहते हैं कि यूजर वन जो है यूजर टू की फाइल्स ना देखे, तो वो जो एक्सेस कंट्रोल है वो बहुत ही एफिशिएंट है कंट्रोल करना। प्लस ये चीज़ है कि यूजर वन जो है, अगर वो चाहता है कि यूजर टू जो है बस वो रीड करे और राइट ना करे, राइट इट मींस उस फाइल को मॉडिफाई ना करे, अपडेट ना करे, डिलीट ना करे, बस वो रीड कर सकते हो ओपन करके, और सारे एक्सेस नहीं, तो वो ये सारे एक्सेस भी प्रोवाइड करता है। फाइल इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का भी बहुत अच्छा इसमें फीचर्स दे रखे हैं। अब चलते लिनक्स पे। और लिनक्स पे जाने के लिए वैसे हम पर्टिकुलरली लिनक्स का जो डिस्ट्रो यूज करेंगे वो पैरट ही यूज करेंगे, और जो कि VMware में से ओवर मशीन इंपोर्ट करके। So how many of you have already installed the Parrot OS or Kali Linux in your systems? You can reply in the chat also.
सो पैरेट सिस्टम हमारा ओएस होगा, और हम जो पर्टिकुलरली आज जो प्रैक्टिकल में देखेंगे वो ये देखेंगे कि बेसिक कमांड्स देखेंगे कि लिनक्स से कौन कौन से कमांड्स है नेसेसरी जो कि आने चाहिए। सो पहले हम टर्मिनल एक्सेस करेंगे। सो टर्मिनल भी हमारा एक तरह से शेल फॉर्म हो गया कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसको वो कन्वर्ट करके कर्नल से कम्युनिकेट करेगा। सो जैसे अगर आप अभी देखो तो ये हमारा टर्मिनल है और ये दे रहा है कि हम अभी यूजर मोड में हैं, और ये मेरा पैरेट मशीन का दे रहा है कि ये पैरेट मशीन है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रूट मोड में होते तो यहाँ पे रूट एक्सेस लिखा होता, बट स्टिल अभी बाय डिफॉल्ट हम यूजर मोड में इसमें पैरेट में है। सो अगर हम देखेंगे कि तो सबसे पहला जो कमांड होता है वो होता है ls। सो ये सबसे बेसिक कमांड आई थिंक आप सबको पता होगा। तो अगर आप ls कमांड यूज करेंगे तो क्या होगा कि जिस डायरेक्टरी में आप प्रेजेंट है, जैसे इस केस में हम यूजर डायरेक्टरी में प्रेजेंट है, तो जितने भी उसके फाइल्स है, जो भी फोल्डर्स हैं, उनकी लिस्ट आ जाएगी। जैसे जो यूजर है, अगर हम ये तो CLI बेस्ड हो गया, बट अगर हम GUI बेस्ड देखें तो ये मेरा यूजर्स का फोल्डर है। एज यू कैन सी सेम लिस्ट है फोल्डर्स की, डेस्कटॉप है डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स। सो ये GUI बेस्ड में एक्सेस करने का तरीका हो गया, और ये कमांड लाइन बेस्ड में एक्सेस करने के तरीके हो गए। तो वही सारे लिस्ट आपके पास आ जाएगी, जो भी फोल्डर्स या फाइल जो है वो सिस्टम में कंटेंट हो रहे हैं प्रेजेंट डायरेक्टरी में। ls के बाद क्या है कि अगर आपको देखना है कि कौन सी डायरेक्टरी में अभी हैं आप, या उसका एड्रेस जानना है, तो आपको जो टाइप करना है वो सिंपली pwd टाइप करना है। सो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो जब तुम pwd टाइप करोगे तो तुम्हें वर्किंग डायरेक्टरी पता चल जाएगी। तो मैं अभी यूजर डायरेक्टरी में हूँ। सो ये मुझे आंसर दे रहा है /home देन /user। इट मीन्स कि मैं यूजर डायरेक्टरी में, जो कि होम में है, मैं उसमें वर्क कर रही हूँ। उसके बाद क्या होता है कि जैसे विंडोज में हमारे पास अलग अलग ड्राइव्स होती है, यहाँ पे यूजर एक्सेस में होता है। सो रूट यूजर होता है और रेगुलर यूजर होता है। तो अभी हम जो है वो रेगुलर यूजर में। तो अगर हम cd हैश करेंगे और फिर हम अगर ls टाइप करते हैं, तो ये जो फाइल्स है ये हमारे सारे रूट की फाइल्स हैं। ये जो फाइल्स है ये हमारी रूट की फाइल्स है। तो अब सीन क्या होता है इसमें इस तरीके से है। सपोज कि ये हमारा रूट यूजर है, और इसको जनरली जिसको हम कहते हैं नहीं एडमिन, और हमारा सुपर यूजर। सो ये जो रूट यूजर है, सो इस रूट यूजर के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स हो सकते हैं, बिन हो सकता है, और आपके और डिफरेंट फोल्डर हो सकते हैं, जैसे एप्स का फोल्डर हो सकता है, या फिर आपके डाउनलोडिंग का फोल्डर हो सकता है, डाउनलोड्स का फोल्डर हो सकता है, एंड सो ऑन मल्टीपल फोल्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि बिन में भी दो फोल्डर है, F1 F01, और फिर F01 के अंदर भी हमारी कुछ पर्टिकुलर फाइल्स हैं, F2 और F02। सो अब क्या हो रहा है कि जब हम देख रहे हैं, तो हम जब रेगुलर यूजर कमांड में होते हैं तो हम यहाँ पे रहेंगे, इस वाले सिस्टम से रहेंगे, बट अभी हमारे पास यूजर एक्सेस नहीं है। तो जब हम cd हैश करते हैं तो यहाँ पे रूट जो है वो पेरेंट है, क्योंकि ये हायरार्किकल फाइल सिस्टम फॉलो करता है। तो ये जो रूट है वो हमारा पेरेंट है, जो कि हैश से हम जब cd हैश हम टाइप करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि मुझे अपनी चेंज डायरेक्टरी टू रूट, ठीक है, तो मुझे पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है। फिर जब मैंने यहाँ पे ls टाइप किया तो मुझे ये सारी फाइल्स दिखा रहा है जो कि इसके चिल्ड्रंस है। अगर आप लोगों ने ट्री डेटाबेस में पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर्स में सबको पता होगा कि पेरेंट होते हैं, पेरेंट के फिर मल्टीपल चिल्ड्रंस होते हैं, और चिल्ड्रंस को भी हम नोड भी कहते हैं, यू नो। और ट्री स्ट्रक्चर में जैसे लेफ्ट नोड हो गया, राइट नोड हो गया, हमारे ऐसे करके नोड्स भी होते हैं। तो वो जो सिस्टम है वो यहाँ पे फॉलो अप होता है। तो जब मैंने यहाँ पे cd स्लैश किया, तो इट मीन्स कि ये मुझे पेरेंट डायरेक्टरी की जितनी भी फाइल्स है वो शो कर रहा है। जब हमने इसे पहले ls किया था तो उसने ये सारे फोल्डर्स नहीं दिखाए थे। इनमें से कुछ फाइल्स जो है वो हिडन भी होती हैं, कुछ में एक्सेस आपको नहीं होता। वो एक्सेस तभी होता है जब आप एज अ रूट यूजर एंटर आउट करेंगे।
उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको बैक जाना है कि इस फ़ोल्डर से बाहर जाना है, तो आपको सिंपली टाइप करना है cd एंड डबल डॉट। तो आप उस फ़ोल्डर से डायरेक्टरी से हम अब बाहर आ जाएँगे। अब क्या सीन है कि अगर मुझे चाहिए कि मैं ओके सो अगर अब मुझे ये चाहिए कि मैं अभी यूज़र डायरेक्टरी में हूँ और यूज़र डायरेक्टरी में अगर मेरे पास ये सारे फ़ोल्डर्स हैं। अब मुझे क्या करना है कि मेरा मन है कि मैं यहाँ पे एक और फ़ोल्डर बनाऊँ जो कि मेरे डेस्कटॉप पे दिखे। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि हम सीडी टाइप करेंगे, डेस्कटॉप टाइप करेंगे। सो इससे क्या होगा कि हमारी डायरेक्टरी पाथ चेंज हो जाएगा कि हम अभी डेस्कटॉप में एंटर कर चुके हैं। डेस्कटॉप में एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, mkdir हम ये कमांड टाइप करेंगे mkdir, ताकि एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा जिससे। और सपोज़ करो मैं फ़ोल्डर का नाम फर्ब दे रही हूँ। So as you can see here in the GUI section that one folder has been created with the name of the verb. और अगर मैं अभी इस समय हम डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर अगर ls टाइप करेंगे, तो अब हमारे पास बाकी फाइल्स के अलावा भी हमारे पास verb वाली फाइल जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, सक्सेसफुली फोल्डर वो क्रिएट हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि अगर इस फोल्डर के अंदर मैं कोई फाइल क्रिएट करूँ, तो cd verb। अब मैं डेस्कटॉप में गई, डेस्कटॉप से verb में आई। अब तुम्हें अगर कोई जैसे मुझे एक सिंपल प्लेन फाइल क्रिएट करनी है, तो आप कमांड टाइप करेंगे टच और फिर जो आपको फाइल का नेम देना है, जैसे टेस्ट डॉट टीएक्सटी। सो ये जो एक फाइल है, अब मैं चेक करती हूँ कि फाइल क्रिएट हो गया। तो एक ये जो फाइल है ये क्रिएट हो गई है, और ये कि अगर जीओआई फॉर्म में देखें तो ये जो फाइल है ये प्लेन फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, क्योंकि एक्सटेंशन हमने टीएक्सटी दिया था। ये फोर फोल्डर के अंदर क्रिएट हो गई। तो ये तो आप चाहो तो जीओआई से भी कर सकते हो, बट ये सीएलआई फॉर्म ऑफ कमांड है जिसको आप यूज करके एमके डायरेक्टरी से फोल्डर बनाएंगे। फिर टच कमांड यूज करके फॉलोइंग विद द फाइल नेम यू कैन क्रिएट द प्लेन एडिटर फाइल। नाउ इफ यू वांट टू जस्ट मूव दिस फाइल, ओके, आप चाहते हो कि इस फाइल को इस डायरेक्टरी से मैं मूव कर दूं दूसरे डायरेक्टरी में, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, mv mv जो होगा वो मूव करने के लिए होगा फाइल का नेम text.txt एंड उसके बाद जो पर्टिकुलर फोल्डर है हमें जिसमें मूव करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम टाइप करते हैं ls। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें एक फोल्डर दिख रहा है इमेज। ओके हमने ये फॉर्म के अंदर क्रिएट की थी। सो हमें अगर इस तो फिर हमें उसके लिए एब्सोल्यूट पाथ यूज करना पड़ेगा, तो वो कंसेप्ट हम अभी बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि हमें रिलेटिव पाथ से कैसे फॉलो अप करना है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली बैक जाएंगे डायरेक्टरी में। अभी हम डेस्कटॉप पर है और हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं mk डायरेक्टरी एंड पहले हम जिसमें हमारी ओरिजिनल फाइल बनी हुई है cd फॉर उसमें जाएंगे। फिर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक इमेज फोल्डर है एंड हमने जो फाइल डेस्कटॉप पे रखी थी हमने वहां से उसे मूव करना है। सो इट मीन सिंपली इज दैट mv test.txt इसे मुझे मूव करना है वो uh, अगर मैं इसे डाउनलोड्स फोल्डर में मूव करना चाहती हूँ। ओके मैं अभी होम यूज़र और डेस्कटॉप में हूँ और मुझे इसे मूव करना है। सो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि
सो नाउ एज यू कैन सी दैट वहाँ पे क्या था कि हमारी डायरेक्टरीज डिफरेंट थी। मैंने फर्ब में जो थी वो फाइल क्रिएट कर दी थी और मैं उसे चाह रही थी कि वो दूसरे फोल्डर में कॉपी हो जाए, बट वहाँ पे हमें फिर पूरा फुल ऑन पास देना पड़ता। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि लाइक अभी जो हमारा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में हमने एक न्यू फोल्डर बनाया और वहाँ पे हमने एक न्यू फाइल बनाई test.txt। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं इस फाइल को जो है वो मूव करूँ test.txt को mv फाइल यूज करके, और मैं इसको चाहती हूँ कि ये म्यूजिक फोल्डर में मूव हो जाए। तो अगर अब हम म्यूजिक फोल्डर में जाएंगे cd करके एंड देन हम ls करेंगे। ओके, लिनक्स में एक और चीज़ है कि ये जो है केस सेंसिटिव है। अब सीन क्या है कि अगर यहाँ पे मैंने कैपिटल एम यूज़ किया और यहाँ पे अगर मैं स्मॉल एम यूज़ कर रही हूँ, तो ये होगा कि ये केस सेंसिटिव है, इसलिए वो दोनों फाइल्स को और फोल्डर्स को अलग अलग मानेगा, तो इसलिए हमें सेम यूज़ करना है। ओके, ये मुझे अभी परमिशन नहीं दे रहा है, सो बेसिकली अभी हम दूसरे कमांड्स देखते हैं, फिर इसको फॉलो अप करते हैं। सो अगर सिंपली हमें ये करना होगा कि मैं चाहती हूँ कि अगर ये जो मैंने फोल्डर बनाया था फर्ब वाला, अगर मुझे उस फोल्डर को ही डिलीट करना है जो कि मैंने इसको बनाया था डेस्कटॉप पे, यहाँ पे ये फर्ब फोल्डर है, तो सिंपली हम जो कमांड यूज करेंगे वो यूज करेंगे rm। अगर हमें rm dir एंड हमारा फोल्डर नेम फर्ब। सो अब क्या होगा कि अभी क्या दे रहा है कि डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी दे रहा है, इट मींस कि फर्ब के अंदर अभी भी कोई फाइल सस्टेन कर रही है। तो पहले तो हम फोर्सिबली डिलीट कर सकते हैं, बट अगर हमें फर्ब के अंदर की भी फाइल डिलीट करनी है तो हम cd फर्ब करेंगे। तो अब हम फर्ब के अंदर आ गए हैं, ls करेंगे कि यहाँ पे एक इमेज वाला फोल्डर पड़ा हुआ है। सो अब चेक कर लेते हैं कि इमेज फोल्डर के अंदर भी अगर कुछ है। सो इमेज में हमारे नहीं है कुछ। सो हम बैक आएंगे rm dir इमेज। डायरेक्टरी हमारी डेस्कटॉप है, सो बेसिकली हमें cd फॉर देन ls image। सो यहाँ पे हमें rmdir फॉर rmdir image, बिकॉज हमें इमेज फोल्डर डिलीट करना है। सो image नॉट अ डायरेक्टरी एंड सो मे बी हम लोगों ने इमेज को एज अ डायरेक्टरी फोल्डर उस समय नहीं क्रिएट किया था। सो अब हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे अब ये हमारी फाइल डिलीट हो गई, क्योंकि हमने फॉर जो इमेज टाइप था वो हमारा डायरेक्टरी टाइप नहीं था, वो हमारा उस समय फाइल टाइप था। तो और अगर हमें डायरेक्टरी इसको डिलीट करना होगा, सो बेसिकली हम क्या करेंगे cd बैक, अब cd डबल डॉट्स, देन हम डेस्कटॉप पे आने के बाद rm dir फर्ब। तो जब हम ये करेंगे तो अब हमारा जैसे फर्ब जो फोल्डर था वो डिलीट आउट हो गया है, और अब ये फोल्डर नहीं हमें रिक्वायर्ड था, तो हम ऐसे डिलीट कर सकते हैं। फिर अगर आपको टर्मिनल क्लियर करना है तो सिंपली यू कैन टाइप द क्लियर टर्मिनल एंड योर टर्मिनल विल बी क्लियर्ड। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर हम देखें तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसमें शुरू में देखा था कि यूजर्स भी तीन टाइप के होते हैं रूट में।
लिनक्स में बेसिकली। सो पहला तो यूजर होता है रूट। सपोज करो यूजर्स के जो टाइप्स हैं, सो पहला जो यूजर टाइप होता है वो हमारा रूट होता है, दूसरा जो होता है वो रेगुलर होता है, तीसरा जो होता है वो हमारा सर्विस होता है, सर्विस बेस्ड यूजर्स। सो रूट यूजर जो होता है वो हमारा सुपर एडमिन होता है, सुपर यूजर होता है और इसे हम एडमिन भी कहते हैं। इसके पास क्या होता है, इसके पास फुल एक्सेस होता है। अगर ये रूट यूजर है तो सपोज यहाँ पे अगर हमने अपने सिस्टम में मल्टीपल यूजर बना रखे हैं, यूजर वन यूजर टू करके मल्टीपल यूजर्स बना रखे हैं, तो रूट ये जो है ये सारे यूजर्स के फाइल को रीड राइट एंड मॉडिफाई कर सकता है क्योंकि इसके पास फुल एक्सेस होता है। तो रीड एंड राइट एंड अपडेट जितने भी राइट्स होते हैं, रीड राइट अपडेट मोड के जो होते हैं, वो सारे जो एक्सेस है वो रूट यूजर कर सकता है। रेगुलर यूजर वो होता है जैसे हमारे पैराटोस में अभी जो यूजर नेम से है या फिर आप जो प्रोफाइल अपनी क्रिएट करो वो रेगुलर यूजर में आते हैं। इसके पास क्या होता है कि फुल लिमिटेड एक्सेस होता है, फुल एक्सेस नहीं होता है। जो भी फाइल्स रूट यूजर में लाई अप कर रही होंगे, वहां पे लाई कर रही हैं, उनको रेगुलर यूजर जो है वो सिर्फ रीड भी, कभी कभी कुछ फाइल्स परमिशन में वो रीड कर सकता है बट राइट अप नहीं कर सकता है, और कुछ परमिशंस में वो रीड भी नहीं कर सकता और राइट भी नहीं कर सकता है। इसलिए रेगुलर यूजर को फुल एक्सेस नहीं होता सिस्टम का, वो सिर्फ अपने यूजर के अकाउंट में जितना उसका एप्लीकेशन सिस्टम्स है सिर्फ उनको वो रीड राइट एंड मॉडिफाई कर सकता है। सर्विस यूजर हमारे उस तरह से होते हैं कि सपोज करो कि हमारे सिस्टम में अपाचे 2 सर्वर चल रहा है। अब इस सर्वर पे अपाचे 2 सर्वर को एक्सेस करने के लिए जो भी मैंने अकाउंट क्रिएट करा होगा, वो अकाउंट क्या होगा, वो हमारा सर्विस यूजर होगा। सो इस तरह से 3 यूजर मोड्स होते हैं जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर रहे होते हैं, रूट रेगुलर एंड सर्विस। अब इसके बाद जो सेकेंडरी थिंग आती है, दो तरह के पाथ्स होते हैं, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। पाथ इट मीन्स डायरेक्टरी, जो हम एड्रेस अभी देख रहे थे, जैसे स्लैश होम देन स्लैश यूजर देन स्लैश वर्क। सो ये जो हो गया ये हमारे एक डायरेक्टरी पाथ हो गया। तो ये जो पाथ्स होते हैं इसके भी दो टाइप्स होते हैं लिनक्स में पर्टिकुलरली, एक एब्सोल्यूट होता है और एक जो होता है वो रिलेटिव होता है। अब सेम क्या है कि जैसे अगर हमने देखा था जो पिछले एग्जांपल में कि अगर हमने रूट में जब cd स्लैश ट्राई आउट किया था तो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें रूट पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है। तो पेरेंट डायरेक्टरी में जाने के बाद वहाँ पे उसके कई सारे चिल्ड्रंस तो कई सारे फोल्डर थे, बिन फोल्डर था, एप्स था, डाउनलोड्स थे एंड सो ऑन, मल्टीपल फोल्डर्स थे। और अगर बिन में भी फिर हमारे दो फोल्डर हैं, F1 F01, और फिर हमारे और फोल्डर है F02 एंड F2। अब सपोज करो कि मुझे ऐप्स से F01 को एक्सेस करना है, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं तो अभी प्रेजेंट डायरेक्टरी में हूँ बट मुझे ऐप से बेन में जाना होगा, बेन से फिर मुझे चूज करना होगा कि F01 कहाँ पर है। तो इसका जो होगा सिंपली क्या कमांड होगा, वो होगा cd स्लैश बिन एंड देन स्लैश F01। तो ये जो पाथ हो गए जहाँ हम पूरा पाथ मॉडिफिकेशन करें किसी पर्टिकुलर और डायरेक्टरी से आके कोई और डायरेक्टरी एक्सेस कर रहे हैं फाइल एक्सेस करने के लिए, इस पाथ को हम लोग एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं। जो कि अभी हमारा एरर आ रहा था एब्सोल्यूट पाथ का, वो यही था कि क्योंकि डायरेक्टरी मैंने ध्यान नहीं दिया, वो डायरेक्टरी इंटरफेक्शन था। सो हम पूरा वहाँ पे पाथ डिफाइन करते तो वो एक्सेस करता या फिर मॉडिफिकेशन करता। और अगर ये होता कि मुझे जो है वो बिन से डायरेक्टली F01 में जाना था, सपोज करो मेरी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो बिन है और मुझे चाहिए कि मैं इनमें से F01 वाला फोल्डर कैरी आउट करूँ, सो इसका जो कमांड होगा वो क्या होगा, cd F01। सो ये जो हमारा पाथ हो गया इसको रिलेटिव पाथ हो गया ये, क्योंकि ये सेम करंट डायरेक्टरी में है और हमें पूरा यूजर जो डिफरेंट पाथ्स है वो डायरेक्टरी के वो डिफाइन नहीं करने पड़ रहे हैं, तो ये रिलेटिव पाथ का टाइप होता है, ये एब्सोल्यूट पाथ होते हैं। तो दो तरह के पाथ्स होते हैं लिनक्स कर्नल में, तीन तरह के यूजर्स होते हैं, सर्विस रेगुलर और रूट। नाउ अब जो चीज आती है कि यूजर के पास, अब इस यूजर के पास सारे एक्सेस नहीं होते हैं।
क्योंकि ये सारे फोल्डर्स में जो रूट के फोल्डर्स हैं उनको ट्राई आउट नहीं कर सकता। तो अगर आपको चाहिए कि आपको एक्सेस चाहिए लेकिन रूट वाले चाहिए, एज अ रूट अगर आप उसमें करें तो आप sudo कमांड यूज कर सकते हैं एंड फॉलो अप सारा कमांड दे सकते हैं। sudo से इट मीन्स ये हुआ कि आप जो हैं वो आप रूट यूजर हैं और आप सारी चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हैं। ये सिक्योरिटी थिंग के भी अकॉर्डिंग इसे ऐसे कस्टमाइज किया गया है कि सारी जो फाइल्स हैं, ताकि आप कुछ अगर कर रहे हो तो आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ओरिजिनल फाइल्स हैं उसको ना डिलीट कर दें, या फिर जो सपोर्टिंग लाइब्रेरीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इस तरह से डिविडेशन किया गया है। सो अगर जैसे अब है कि कोई आपको सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट करना है, दो तरह के कमांड होते हैं, sudo apt get अपडेट। अब ये कुछ लिनक्स डिस्ट्रोज में ये गेट अभी भी यूज होता है, कुछ में नहीं यूज होता है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा डिस्ट्रो है और कौन सा वर्जन है, बट यूजुअली गेट वाले ऑलमोस्ट सभी में चलते हैं। सो अगर मैं अपडेट को क्लिक करूंगी फिर देन ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये बता रहा है, अब इस जो भी लिंक है यहाँ से ये पैकेजेस को ये फेच कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, 24 पैकेजेस कैन बी अपग्रेडेड, बट अभी अपग्रेड नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि जब हम अपडेट कमांड यूज करते हैं, सिर्फ sudo apt get खाली अपडेट यूज करेंगे, तो इट मीन्स ये होगा कि जो भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी ये लिस्ट दे देगा कि किसका किसका अपडेट्स अवेलेबल है, बट ये इंस्टॉल नहीं करेगा। और अगर हम इसी के जगह पे अगर हम टाइप करें sudo apt get upgrade, अपग्रेड से क्या होगा कि ये लिस्ट के साथ साथ इंस्टॉल भी करेगा। ये हमसे देखो यहाँ पे अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे इसने हमें खाली ये लिस्ट दी थी कि कौन कौन से की अपडेट्स अवेलेबल है, यहाँ पे हमें ये लिस्ट दे रहा है कि किसके किसके जो अपडेट्स हैं वो अवेलेबल हैं एंड आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो। यहाँ पे यस एंड नो कर रहा है, तो अगर मैं इसे यहाँ पे कंटिन्यू कर देती हूँ बाई, तो ये अब इंस्टॉल भी करेगा। सो apt अपडेट से क्या होता है कि वो सिर्फ लिस्ट देगा, इंस्टॉलेशन नहीं करेगा। और अपग्रेड से क्या होता है कि ये लिस्ट के साथ साथ हमारे जो चेक करता है, अपडेट भी करता है और इंस्टॉल करता है, इसके ये सारे फंक्शंस हो जाते हैं। सो इस तरह से ये जो सारी, अब ये पर्टिकुलरली हमारे लिंक है जहाँ से ये फेच अप कर रहा है सारे जो पैकेजेस हैं, जो भी लाइब्रेरीज हैं अपडेट्स को बची हुई थी। सो मैं अभी इसको अबॉर्ट कर देती हूँ बिकॉज ये टाइम लेगा। सो आप वो कमांड्स दोनों जो हैं वो यूज कर सकते हैं, apt get update and apt get upgrade according to your needs. Now one thing I want to clear this terminal. Okay. So अब ये है कि जैसे तुम्हें कोई हिडन फाइल क्रिएट करनी है अगर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, टच डॉट फब। अगर मैं सपोज करूँ कि डेस्कटॉप पे जो है, मैं डेस्कटॉप डायरेक्टरी में हूँ करेंटली और मुझे कोई हिडन फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं टच डॉट फॉर्ब लगाऊंगी। अब ये जो डॉट होता है, अगर ये विंडोज में यूज होता है तो हम लोग एक्सटेंशन के लिए यूज करते हैं, उसके बाद फाइल एक्सटेंशन डिफाइन करते हैं किस तरह का फाइल है हमारा जो कि यूज होगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम डॉट यूज करेंगे तो ये फाइल को हिडन कर देगा। सेम चीज ये एंड्रॉइड में भी अप्लाई होती है। आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगर आपको एंड्रॉइड अपने फोन में कोई पर्टिकुलर फाइल को hide out करना है without using any application, you can hide it by using just putting the dot before the file name. Okay, so आपकी जो फाइल है वो हाइड हो जाएगी। अब patch डॉट फर्ब को मैंने हाइड कर दिया फाइल को। अब अगर मैं ls करूंगी तो यहाँ पे वो फाइल नेम नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैं अभी डेस्कटॉप डायरेक्टरी में, और डेस्कटॉप में ही मैंने टच एक प्लेन फाइल क्रिएट की थी जिसको मैंने हाइड किया था। बट एलएस करने पे अभी ये फाइल नहीं मुझे शो करी बिकॉज ये हिडन फॉर्म में है। अब मुझे क्या है कि उसको एक्सेस करना है, तो सिंपली एलएस हाइफेन ए। अगर मैं ये टाइप करूंगी तो जो मेरी हिडन फाइल्स हैं वो मुझे शो करेगा कि इस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में एलएस ए टाइप करने से ये हिडन फाइल्स जो हैं वो शो अप करने लगेंगी। सेम ऐसे एंड्रॉइड में भी होता है एंड यू कैन ट्राई इट ऑल्सो। ओके, उसके बाद क्या है कि अगर सिंपली हमें ये देखना है कि कौन कौन से कमांड्स हमने अभी तक यूज कर लिए हैं, तो आपको सिंपली हिस्ट्री टाइप आउट करना है। तो अब हिस्ट्री टाइप आउट करने से, जब आप हिस्ट्री टाइप आउट करेंगे तो आप एंटर करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि मैंने अभी तक कौन कौन से कमांड्स जो है वो सिस्टम में यूज कर लिए। जैसे मैंने हार्वेस्टर इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड यूज किया था, फिर मैंने हार्वेस्टर की
रिपोजिटरी को क्लोन करने के लिए ये कमांड यूज किया था एंड उसको एक्सेस करने के लिए यूज किया था। तो यहाँ पे जितने भी प्रीवियस कमांड्स आज तक आपने यूज किए हैं आपको वो सारे कमांड्स के लिस्ट मिल जाएगी। इन केस कभी आप कमांड्स भूल जाते हो कि मैंने उस टाइम कौन सा कमांड यूज किया होगा तो वो सारे कमांड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एंड कभी ये भी हो सकता है कि गलती से तुमने अगर पासवर्ड भी टाइप कर दिया हो एज अ कमांड फॉर्म में अपना, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। अगर रूट में फाइल हाइड कर रहे हो तो उसके लिए तुम्हें सूडो मोड में जाना पड़ेगा, उसके बाद तुम उसे एक्सेस कर सकते हो। सेम वे होगा बट वो सूडो राइट से होगा, इनसे नहीं होगा। नाउ मूविंग ऑन, तो हमने देख लिया। अब अगर तुम्हें अपने टर्मिनल में कुछ प्रिंट करना है, सिंपल कि तुम चाहते हो कि खाली प्रिंट हो, वो एज अ कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो, तो यू कैन यूज द echo कमांड एंड echo देन यू कैन टाइप एनीथिंग लाइक verb एंड ये खाली सिंपली प्रिंट हो जाएगा। आपका जो भी सेंटेंस है echo के बाद जो भी आप लिखोगे वो पूरा सेंटेंस एज इट इज जो है वो प्रिंट आउट हो जाएगा। अच्छा, एक कमांड हम लोग भूल गए, हमने sudo apt अपडेट यूज किया, अपग्रेड यूज किया। जो एक कॉमन सा कमांड है sudo apt get install। सो ये जो कमांड है इंस्टॉल कमांड, ये हम फॉलोड बाय एनी फाइल नेम, सपोज आई वांट टू इंस्टॉल द अपाचे 2 सर्वर, ओके। सो इट्स समथिंग लाइक दैट, आपको ये कमांड यूज करना है फॉलो बाय द फाइल नेम। यहाँ पे आप द हार्वेस्टर भी कर सकते हो या फिर शेरलॉक टूल्स अगर यूज कर रहे हो वो कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के टूल्स है। ये कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको इसमें इंस्टॉल करना है तो आप sudo apt get इंस्टॉल करोगे और ये फिर फाइंड आउट करेगा। अब मैंने एंटर किया तो इसने अपनी पैकेज लिस्ट चेक की, सारी चीजें चेक की कि अभी नहीं है, लेकिन मेरे में इंस्टॉल है तो फिर बता रहा है कि न्यूएस्ट वर्जन अभी अवेलेबल है, ठीक है, एंड दिस फॉलोइंग पैकेजेस कैन बी इंस्टॉल्ड। सो इस तरीके से 24 पैकेजेस अभी अपग्रेड नहीं है क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इस समय ये नहीं दे रहा। अगर आपके में इंस्टॉल नहीं होता जो भी फाइल है तो वो यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है सिंपली इस कमांड को यूज करने से। नाउ वन मोर थिंग, यू कैन टाइप द ls-l। अगर तुम ये कमांड टाइप करते हो तो इससे क्या होगा कि ये पता चल जाएगा कि अभी डेस्कटॉप में कौन कौन से यूजर हैं, उन फाइल्स को क्या क्या परमिशंस हैं अभी, ठीक है। जैसे ये रीड राइट कमांड है, अगर एक मिनट अगर मैं इससे बाहर ही हो जाऊं, ls-l। सो ये ना सारे फोल्डर्स की, जैसे यहाँ पे ज्यादा फोल्डर्स आ रहे हैं, ये सारे फोल्डर्स में दिखाएगा कि ये कौन से यूजर के अंडर में। सपोज अगर मेरा ये जो फोल्डर है वो यूजर 1 में होता, 2 में होता, तो यहाँ पे यूजर नेम दिखाता और ये हमारा dr w xr एंड x, ये डिनोट करता है कि कौन कौन सी परमिशन इस इन फोल्डर्स के यूजर को असाइंड है। मतलब ये यूजर जो है वो क्या रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। इट इज फॉर रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, इट स्टैंड फॉर इट। समटाइम्स इट हैपन इज दैट यहाँ पे क्या है कि अब राइट करने का सीन नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ से परमिशन और आप यूजर लिस्ट जो है वो देख सकते हैं ls-l से। अब इसके बाद क्या है कि अगर आपको देखना है कि आपके सिस्टम में कौन कौन से जो हैं वो रिसोर्सेज रन हो रहे हैं, सो यू कैन टाइप द कमांड टॉप एंड अगर तुम ये बेसिक कमांड टॉप टाइप करोगे तो तुम्हें वो सारे प्रोसेसेस की लिस्ट मिल जाएगी, पीआईडी प्रोसेस आईडी मिल जाएगी, और वो कितने रिसोर्स को जो है वो ले मतलब कंज्यूम कर रहे हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे लिस्ट दे सकते हो। समटाइम्स हैपन कि हमारा जो सिस्टम है वो हैंग आउट होने लगता है, तो तुम यहाँ से ये देख सकते हो कौन सा प्रोसेस है जो सबसे ज्यादा रिसोर्स ले रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप उस रिसोर्स को फिर क्लोज कर सकते हो ताकि आपका सिस्टम जो है वो सफिशिएंटली फिर से वर्क करने लगे। So this is, you can find this information by using the top command. Then the next thing is that you can also type the command ps। so ps से क्या आ जाएगा, हमारा प्रोसेसेस की लिस्ट आ जाएगी। so अभी कौन कौन से प्रोसेस रन कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग में रन कर रहे हैं, तो उनकी लिस्ट आ जाएगी। अगर सिंपली तुम ps कमांड यूज करोगे तो ये प्रोसेस की लिस्ट दे देगा। और अगर तुम्हें, जैसे हमने टॉप कमांड यूज किया था और हमने देखा कि ये सारे कमांड चल रहे हैं, और अगर कोई लाइक सॉफ्टवेयर है जिसको तुम्हें उसको हटाना है कि बंद करना है, तो सिंपली तुम क्या कर सकते हो, किल कमांड यूज करके और उसकी ये जो प्रोसेस आईडी है इसको कॉपी करके पेस्ट करके रन कर सकते हो।
सपोज अगर मैं मोजिला फायरफॉक्स में रन कर रही हूँ तो वो बहुत सारे रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा होता, तो उसके यहाँ पे प्रोसेस आईडी आती है, उसके रिसोर्सेज आते हैं, वो प्रोसेस आईडी में कॉपी करके किल कमांड के साथ प्रोसेस आईडी पेस्ट करते, तो वो सब सारी चीजें हैं वो प्रोसेस एट दैट टाइम पे ही एंड हो जाता। जैसे हम लोग नॉर्मल विंडोज में अगर देखें तो हम लोग टास्क बार में जाके सारे प्रोसेसेस की लिस्ट देखते हैं कि अभी कौन कौन से प्रोसेस जो है वो रन कर रहे हैं, और हमें अगर इनको स्टॉप करना होगा तो हम सिंपली क्या करते हैं कि राइट क्लिक करते हैं और एंड टास्क का ऑप्शन आता है। तो सिंपली इसमें भी ये होता है कि अगर आप CLI बेस्ड में करना है तो ये सीन होता है कि यहाँ पे तुम किल कमांड फॉलोड बाय द प्रोसेस आईडी, यू कैन स्टॉप दैट प्रोसेस इमीडिएटली। So that's all for today, and anything that you want to ask, any doubts in something? Okay, so keep your assignments submitted at the time because it will affect your grades in the end of the for the certification. So अपने जो assignments है वो time पे submit करिए, because काफी लोग जो हैं वो assignment time पे submit नहीं कर रहे हैं। So and ठीक है, फिर आज के लिए इतना है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि पर्टिकुलरली साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो लिनक्स कमांड इसेंशियल है वो कैसे यूज होंगे। ओके, सो ये कमांड सब तुम लोग ट्राई आउट करना, अलग अलग केसेस में रन करके देखना, एंड फिर कुछ डाउट होता है तो यू कैन पुट अप द क्वेरी इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप। ओके, हैव अ नाइस डे यू ऑल।